सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राजा सिंह जी द्वारा रचित कहानी अजीब दास्तां। विरार किताब में मगन था कि अचानक किसी को ठीक सामने पाकर विस्मय से बोला, आप पहचाना नहीं? किताब को एक कोने में टिका कर पूछा था। मैं उस कोने वाले मकान में रहता हूँ जहाँ आप अक्सर टकटकी लगाकर देखते हैं, उसने हाथ के इशारे से उसे बताया, परंतु ऐसे स्वर में जो स्वाभाविक रूप से काफी मंद पड़ गया था। उसकी दृष्टि दूर न जाकर उसके मकान पर स्थिर हो गई। 2 मंजिला एक पुराना मकान जिसमें वर्षों से लिपाई पुताई नहीं हुई थी, किंतु पहले उसे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे उसने कहा था। वह मकान उसके घर के सामने तिर्यक कोने में स्थित तीसरा मकान था और आखिरी मकान भी, जहां पर जाकर रास्ता बंद हो गया था। फिर अचानक संभल गया। बहुत ही व्यावहारिक स्वर में उसने पूछा, कहिए। हालांकि उसने अपने स्वर को यथासंभव मुलायमियत देने की कोशिश की थी, परंतु उसे तिक्त होने से बचा नहीं पाया, क्योंकि टकटकी शब्द उसके जहन में चक्कर काटता फिर रहा था। कुछ रुककर उसने कहा, आपको दीदी ने बुलाया है आज शाम साथ में चाय पीने के लिए। आश्चर्य, दर आश्चर्य, मैं तो आपकी दीदी को जानता भी नहीं हूँ। फिर? मगर वह आपको जानती हैं, उसने कुछ हंसते हुए कहा था, या उसे कुछ भ्रम हुआ होगा कि वह हंसा था। कोई अनजान अपरिचित लड़की, युवती या स्त्री मुझे जानती है और वह उसे आमंत्रित कर रही है। वही घर, वही जगह, वही, हाँ, वही घर, वही जगह, वही। और दीदी, उस लड़के ने दोहराया। विरार असमंजस में खड़ा हो गया। इसके उत्तर में क्या अपेक्षित है यह न जान सका। वह कभी उस लड़के को ताकता और कभी उस मकान में स्थित उसकी दीदी को अनुमानित करता रह गया। अच्छा, तो आओगे ना? दीदी इंतजार करेंगी, कहकर वह चला गया। उसने उसकी स्वीकृति का भी इंतजार नहीं किया, जैसे उसे पता हो। वह बालकनी में बैठा खड़ा उस घर में उसे मूर्खों की तरह निहारता, अनजान के प्रति कयास लगाने में निमग्न था। उसका हिलना डुलना भी बंद था। कुछ देर के लिए वहीं पर दिल दिमाग स्थिर रहने से अन्य में विराम लग गया। कितना कुछ था उस लड़के से पूछना, और वह ऐसे भाग गया जैसे कोई डाक दे के निकल लेता है। उसकी अनुपस्थिति असह्य हो उठी। विराट ने एक बार फिर उस घर को एक नई ऊष्मा से देखा और उस अज्ञात लड़की के विषय में उसके चेहरे, आकार, स्वभाव की कोई स्पष्ट रूपरेखा बनाने की कोशिश की। कई चेहरे उभरते, परिचित, अपरिचित, फिर खो जाते, फिर सब गड़बड़ हो जाते, परंतु उस घर से उभरता हुआ कोई चेहरा नजर नहीं आता। कुछ पलों के लिए भी वह खींच उठा। अनिका घर में है, उसकी पत्नी, उसके प्रति पूर्णतया समर्पिता। विवाह से लेकर अभी तक वैसी ही सुंदर, गोरी, शर्मीली और संतुष्ट। वह कम बोलती और कम हंसती है। यह काम वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लेती है। उसे यह बात बड़ा सुख और संतोष देती कि उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी कुछ नहीं कहना पड़ा, परंतु वह यहाँ से मीलों दूर इलाहाबाद में ठाकुर परिवार की सामान्य आकांक्षाओं वाली असाधारण स्त्री थी, जो कभी अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। उसका उस पर अटूट अशेष विश्वास विरार को सदैव विचलन से रोकता है। कैसी होगी वह? अब उसने कल्पना परिकल्पना का सहारा लिया। अधिकतर 23-24 साल की भरपूर आकर्षक युवती की छवि उभरती, जो उसकी पत्नी अनिका से ज्यादा सुंदर, विदुषी और परिपूर्ण स्त्री होगी। अधिकतर विवाहित पुरुषों की तरह परिवार, आंतरिक बाह्य प्रेम के साथ पूर्णतया संतुष्टि जीवन के साथ साथ लबालब प्यार युक्त एक समानांतर जीवन व्यतीत करने की सुखद कल्पना से वह भर उठा। आमंत्रण एक अतिरिक्त विश्वास पैदा कर रहा है। उत्सुकता चरम पर आकर ठहर गई है। एक बार फिर वह उस मकान की तरफ देखता है जिस तिलिस्म में उसे जाना है, किंतु वह फंस सकता है। नहीं नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, एक अजीब सी मायावी रहस्यात्मकता में डूबा प्रेम। वह गांठ जो बेहद उलझी है, जिसे उसे खोलना है, किंतु एक अपरिचित डर उसे धीरे धीरे घेर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जिसे हम न जानते हों, परंतु वह मुझे जानता हो, और फिर वह निमंत्रण। मन रुक जाता है और अंतिम छोर पर स्थित मकान पर थम जाता है, जिसमें किसी की धड़कन है। वह सुन सकता है क्या? उसे लगा कि वह बेवजह साधारण से दिखने वाले बात को तवज्जो दे रहा है। उसने उससे मिलने का निर्णय लिया। शाम को वह उसी का इंतजार करती हुई बैठी मिली। वह अकेली थी, शांत, स्निग्ध, सफेद प्रस्तर की मूर्ति सी, सीधे सपाट देखती हुई। उसकी बड़ी आंखें पारदर्शी थीं, परंतु उदास, थकी और बोझिल सी। उसकी लंबी लंबी बाहें घुटनों के भी पार जा रही थीं। वह एक लंबी बड़ी सी फ्रॉक पहने थी जो उसके घुटने से भी पार नीचे तक जा रही थी। बाकी के पैर नंगे थे। अंतिम छोर पर नीली हवाई चप्पलें जड़ी हुई थी। उसकी दुबली पतली काया से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसे देखकर उसमें कोई भाव नहीं उमड़ा था। वह खुद भावहीन चेहरे से लिपि पुती थी। उस उदासी की प्रतिकृति ने अपना निरीक्षण करने दिया। आप आ गए? क्या संदेह है? हाँ, हाँ भी और नहीं भी। वह कदाचित हिली थी। ऐसा क्यों? उसने उसकी ओर देखा, एक स्पष्ट भेदने वाली दृष्टि। उसकी आंखों में विस्मय था। उसके भीतर गहरी निराशा धस गई। फिर उसका संपूर्ण शरीर निराशा में लिपट गया। वह चुप बैठी रही और उसे देखती रही। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बल्कि पहली बार देख भी रहा हूँ, उसने बड़े संयत और सहज स्वर में कहा। परंतु मैं आपको अक्सर देखती हूँ, बालकनी में बेंच की कुर्सी पर बैठे, पसरे, नींद में, अर्धनींद में, साहित्यिक पत्रिकाएं, किताब या उपन्यास पढ़ते हुए या अखबार बाँचते हुए। सुबह या शाम करीब करीब रोज ही दिख जाते हो। फिर कुछ पल थमते हुए उसने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं आपको टकटकी लगाकर देखती रहूं और आप मुझे देख ही ना पाए? उसने एक सीधी और निश्चिंत निगाह से उसे बांध लिया, जिसमें वह खिंचता चला गया। किंतु आप इस कमरे से मेरी तरफ बालकनी में आसानी से देख सकती हैं, जबकि मैं इस धुंधल के कमरे में कौन है वहां से नहीं देख सकता, जब तक कि मुझे कोई खुशफहमी ना हो कि कोई यहाँ से मुझे देख रहा है। उसने अत्यंत कमजोर लहजे में प्रतिवाद किया। वह शायद उसे सुन नहीं पाई या उसने अनसुना किया। वे चुपचाप बैठे थे। विरार को लगा कि बातचीत मित्रता से विपरीत दिशा में जा रही है। उसकी दिलचस्पी उससे खत्म होती जा रही है। इसलिए कुछ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कुछ चहकते हुए कहा। रुदिता गोस्वामी। आप रूदी कह सकते हैं। यह कहकर वह वापस लौटी। उसमें एक लाल तरंग क्षण भर के लिए गुजर गई। मैं विरार गौड़, मैं जानती हूँ। उसने वाक्य पूरा होने से पहले ही विराम लगा दिया। उसकी बातों का सिलसिला प्रारंभ होने से पहले ही थम गया। उसने ताज्जुब से भर दिया। इसी बीच वह लड़का, उसका भाई, उन दोनों के बीच एक प्लास्टिक की टेबल रख गया। उसके बाद क्रम से पानी, चाय और स्नैक्स से टेबल सजा गया। लड़का कुछ देर वहीं खड़ा देखता रहा, कुछ सुनने की कोशिश में था, परंतु दोनों में कोई बातचीत न होते देखकर वह वापस लौट गया। उसने बहुत ही हल्के से इशारा किया, बिल्कुल उदासीन और तटस्थ। उसके स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ था अवश्य जिसे उपेक्षित करना असंभव था। बातों का सिलसिला प्रारंभ होने से पहले ही थम सा गया था। विरार के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में नितांत अपरिचित के साथ बैठकर क्या कर रहा है। क्या वह उसके साथ सिर्फ बैठने आया है? उसने सोचा उसे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच एक असीम मौन सिमट आया था जो उसे काफी नागवार गुजर रहा था। परंतु ये तो अहमन्यता होगी। वह उसे देखती है और उसका मन उसके साथ रहना चाहता है। वह खाली है, यह भर सकते हैं, यह तसल्ली उसमें आती है। वह दोहराती है एक एक शब्द को जो उसने पहले से संजो के रखे हैं।
आप लेखक हैं? एक दबी दबी सी बात बाहर आ गई थी। मुख्य कारक। वह उसे नकार देता है। नहीं, मैं निर्माण विभाग में एक अदना सा क्लर्क हूँ। कुछ पढ़ने का शौक है, इस कारण आपको गलतफहमी हुई होगी। उसने सफाई दी। उसने अपने साथ उसे भी झुठलाया। वह तो आप हैं ही, मगर लेखक भी हैं, और वो भी एकदम पायदार। मुझसे छिपा नहीं पाएंगे। मैंने आपको कई बार पढ़ा है, पत्र पत्रिकाओं में, इसी चेहरे के साथ। वह हंसी थी, एक क्षीण सी मलिन हंसी के साथ। उसे उसके चेहरे पर कुछ पलों के लिए आई हंसी अच्छी लगी। उसे यह सोचकर हैरानी होती है कि वह जो छुपाना चाहता है वह क्यों कर नहीं हो पाता है। उसकी अपनी नौकरी पर कोई आंच उसे यह गवारा नहीं है। फिर भी उसे खुशी हुई कि लोग उसके लेखन के साथ उसे भी जानने लगे हैं। एक तसल्ली उसमें समा गई। उसकी क्षीण सी मलिन हंसी विलुप्त हो गई थी। फिर वे खुल गए थे। बातों का एक लंबा सिलसिला चल उठा था, जिसमें वे साहित्य से इतर विषयों में खो गए। अधिकतर बातें व्यक्तिगत संबंधों में सिमट कर आ चली थी, परंतु वह रहस्य में लिपटी बनी रही। अंधेरा गिरने लगा था। उसकी माँ ने आकर लाइट जला दी थी। ज्यादा देर तक एकटक एक दूसरे से मुखातिब रहने से जो निकटता उनमें बह रही थी, उसे बिजली के प्रकाश ने मानो ठहरा दिया था। वे फिर अपने अपने टापुओं में आ गए। उसने सोचा अब चल देना चाहिए। हालांकि उसने ऐसा कुछ व्यक्त नहीं किया था, परंतु शायद उसने उसके चेहरे से पढ़ लिया। कुछ और समय होगा आपके पास? उसने पूछा। यह कहते समय उसमें आश्वस्ति का भाव था। हाँ, निश्चय ही, उसने जल्दी से कहा और उसके अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगा। उसके चेहरे पर उसकी उत्सुक निगाहें स्थिर थीं। मैं भी लिखती हूँ। वह ताकता रह गया, फिर कुछ रुककर कहा, कविता। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाकर रैक से पत्रिका निकाली, जो शायद उसने पहले ही सबसे ऊपर रख रखी थी। वह एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, जिसमें अक्सर वह छपता था। लड़की के भीतर एक धकधकी थी। उसने जल्दी से वह पृष्ठ खोलकर उसके सामने रख दिया, जिसमें उसकी कविता थी। उसके प्रति उसमें जिज्ञासा और कौतूहल एक साथ बढ़ गए थे। उसकी कविता ने विरार को हतप्रभ कर दिया। एक दबी उफनती सी चीख, सिसकती सी कराहट, फिर वह भी नहीं, एक खाली सा रीता सा एहसास। उसके दिल दिमाग के बीचों बीच उसकी भावनाएं गहरी होती हुई, हाँफती हुई, टूटी हुई सांसों की मानिंद उस तक पहुंच रही थी, जैसे भावनाओं के लावे ने उसे अपने आप में जकड़ लिया था। वह कविता की बोझिल सांसों को संभाल नहीं पाया और वह खुद उसके लावा में डूब गया। उसकी उदासी ने अपना परचम उस पर भी लहरा दिया था। कुछ देर तक वह उस तंद्रा में खो गया। वह निपट अकेला था। उसे यह एहसास ही न रहा कि वह है कहाँ। बाहर से भीतर आती आवाजों ने उसकी तंद्रा तोड़ी थी। रुदिता के पिता और भाई दोनों आ गए थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी बुध बाजार में। यह गली भी उसी के अंतर्गत आती थी। गली इतनी संकरी थी कि पैदल, साइकिल और सिर्फ एक रिक्शा के सिवाय ज्यादा की एक साथ आमद हो ही नहीं सकती थी। वे दोनों आज कुछ जल्दी आ गए थे। उनके आते ही माहौल कुछ अलग हो गया, अजनबी सा। एक विचित्र सी बनावटी सन्नाटे ने उन दोनों को घेर लिया। उन्हें भी उसका इतनी देर तक रुकना कुछ अटपटा सा लग रहा था। उस अचानक आ गए तनाव के बीच विरार एकदम उठ गया। उसने अपने से कहा, चलो अब वापस लौट चलें, और बाहर आ गया। उसने रुदिता से कुछ कहा भी नहीं। वह अनमनी सी बैठी रही, असंपृक्त। एकाएक आए परिवर्तन उसकी समझ से परे थे। उसे लगा कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चंद पलों पहले विद्यमान बेफिक्री गहरे गांभीर्य में बदल गई थी। उसे विरार का अचानक उठ जाना कुछ खल सा गया। विरार के मन में बहुत सी बातें उठी थी। इस बीते लंबे समय में क्या पूछना था, क्या नहीं, सोचता रहा। वह कुर्सी में ही बैठी रही। हिलने डुलने और बात करने के अलावा उसने कुछ क्या किया? उसके आतिथ्य में कुछ कमी थी क्या?
नहीं, उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, ये बात अवश्य कुछ आश्चर्य में डालती है कि अंधेरा हो जाने पर भी लाइट उसकी माँ ने आकर जलाई, या फिर वे आपस में इतनी गंभीर बौद्धिक साहित्यिक चर्चा में व्यस्त थे, या फिर वे आपस में आत्मिक रूप से आबद्ध। उसे उसका सानिध्य अच्छा लगा और शायद रूदी को भी। रुदिता के स्थान पर रूदी अचानक उसके जहन में कैसे आ टपका। खैर, कुछ भी हो, एक विपरीत लिंगी बुद्धिजीवी का साथ बेहद खुशगवार होता है। एक अनजाना अपरिचित खिंचाव सा लगा था। रूदी, ब्यूटी विद ब्रेन। उसने महसूस किया कि उसके परिवार को उसके मिलने में आपत्ति नहीं है। उसका भाई खुद आया था उसे आमंत्रित करने। उस बेहद साधारण, बहुत ही मामूली से दिख रहे 27-28 साल के पढ़े लिखे शादीशुदा नौकरी पेशा व्यक्ति से उनके सम्मान को क्या खतरा हो सकता है, जबकि वह जानते हैं कि कदाचित उनकी लड़की बीमार है। वह सदैव अपने खोल में रहती है। वह हमेशा सूझबूझ और उचित बातें और व्यवहार करती है। वह शराफत का पूरा सबूत है। वह सब ठीक है, मगर एक सामाजिक मर्यादा भी तो होती है। क्या है? शुद्ध और प्रबुद्ध लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी होती है। वह थक गया था, मानसिक पक्ष विपक्ष की प्रतिद्वंद्विता से आहत। उसने एक सिगरेट सुलगाई और अपने आप को ढीला छोड़ दिया। आराम की मुद्रा में बेड पर पसर कर उदिता से खाली किया। उससे परे उसने अनिका पर ध्यान केंद्रित किया। राहत की एक बयार बही और वह सो गया। एक बेहद संक्षिप्त नींद के बाद उसे लगा कि समय काफी बीत गया है। उस पर बेतरह भूख उग आई है, किंतु उसका मन बाहर जाने का ना हुआ तो क्या हो सकता है। उसने किचन में जाकर देखा। ऑमलेट, ब्रेड हो सकता है। चाय? नहीं। उसने मुंह बिचकाया। उसकी जगह विस्की? हाँ, ये ठीक रहेगा। रात के 11 बजे हैं। नीचे मकान मालिक लोग सो गए हैं और वह एक बेहद हल्के संगीत से सिगरेट, विस्की और खाना साथ साथ चला रहा है। वह खुश फहमी में है, परंतु रह रह कर एक वाक्य उसे छेड़ रहा है। शुद्ध और प्रबुद्ध लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि यह कहानी नहीं थी, हकीकत थी। हकीकत को कहानी बनाने में वक्त लगता है, और फिर वह उस रूप में नहीं रहती जैसी कि वह अब है। इसलिए वह उद्विग्न होते मन को शांत करने की जद्दोजहद करता है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, जैसे कि सपने में सब कुछ देख रहा हो। उदिता का मुरझाया, अनिका का खिला चेहरा, सब कुछ गड्ढमड होकर बन और बिगड़ रहे हैं। विरार और उदिता आत्मिक और बौद्धिक खुराक हेतु एक दूसरे पर आश्रित हो गए थे। वे कम से कम एक दिन अवश्य मिलते और उस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करते। परंतु सब कुछ पहले दिन जैसे ही बाद के दिन भी होते। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी बैठक का दरवाजा खटखटाते हुए उसे हमेशा भय लगा रहता कि उसकी जगह कोई दूसरा ना हो। जब वह अकेली होती, दोनों की आंखों में अजीब सी तसल्ली होती। औरों के बीच उनकी बातें अजीब सी अजनबी सी होती, जो उनका स्वाद बेमजा कर देती, और मीटिंग शीघ्र समाप्त हो जाती। अन्यों की उपस्थिति में उन्हें एक अजीब सी दुविधा से दो चार होना पड़ता था, और अक्सर वे बहुत झिझकते हुए ही अपनी बात कुछ कह सुन पाते थे। परंतु उनका मिलना सदैव संदेह के घेरे में रहता। एक बार उसने कहा था, आप मिलने मत आया करिएगा, मैं खुद बुला लूंगी। उसे बुरा लगा था, परंतु वह हफ्ते के भीतर अवश्य बुला लेती थी, जिससे पनपा रोष इकट्ठा समाप्त हो जाता था। एक दिन बेहद निकट होते पलों में विरार ने कहा था, कभी मेरे घर तशरीफ लाइएगा। एक पल उसकी आंखों में एक ज्योति निखरी थी, फिर अनंत गहराइयों में खो गई थी। उसने अपना मुंह फेर लिया। वह रो रो आई थी, परंतु रोई नहीं। वह रोएगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने यह ठान रखा था। एक क्षीण सी हंसी उसके क्लांत मलिन हो आए चेहरे पर गुजरी और खो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अक्सर वह दिन में सपना देखता, वही अपने घर की चौखट खोलते हुए, उसका मुस्कुराकर स्वागत करते हुए, फिर उसका अचानक गुम हो जाना।
कुर्सी खाली पड़ी रहती, हिलती हुई, और वह नदारद। काश वह कभी चौखट खोलती। कभी रात में देखता रूदी नीचे खड़ी है, उसे पुकार रही है। वह ऊपर उसके कमरे की तरफ देख रही है, बुला रही है। वह ऊपर आने के लिए कहता है, वह नहीं आती। निराश सी वह चल देती है। वह जल्दी दौड़कर नीचे आता है उसे ले जाने हेतु, मगर तब तक वह गायब हो जाती है। अफसोस और घबराहट में उसकी नींद खुल जाती है। अब की बार उसने काफी दिनों बाद बुलाया था उसे। लगता है कि वह बीमार है। उसने पूछा था जब वे मिले थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने नकार दिया। फिर कहकर वह उसे ताकने लगा। उन दिनों स्कूल में परीक्षा चल रही थी। मैं पर्यवेक्षक का दायित्व निभाते निभाते काफी थक जाती थी। इस कारण रुदिता ने कुछ रूखे शब्दों में कहा था। अपना सेल नंबर दे दो ना, उसने बेहद नम्र लहजे में कहा। क्या फायदा है, जरूरत भी क्या है। हम इतने पास तो रहते हैं, एक दूसरे के विषय में बड़ी आसानी से जान सकते हैं, उसने कुछ झुंझलाहट से कहा। उसने उसका नंबर लेने में भी उत्सुकता नहीं दिखाई थी। उसे लगा कि वह उससे कुछ छुपा रही है। उसने उसे ईश्वर का वास्ता दिया, परंतु उसे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं था। उसे ईश्वर एक बीमारी जैसा लगता था, लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। उसने यह बात कई बार कही, जिसे विरार ने हंसी में उड़ा दिया था, किंतु वह गंभीर थी अपने कथन पर। क्या तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूं और मैं अनिका को बहुत प्यार करता हूं, उसने ऐसे ही कहा। क्या फर्क पड़ता है, मैं तुमसे शादी करने से रही। उदी ने लापरवाही से इस बात को दरकिनार कर दिया। वह अनिश्चित भाव से थोड़ा सा मुस्कुराई और वह कृत्रिम रोष से उसे देखने लगा। आगे इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया, किंतु दोनों ही ओर से एक तनाव सा व्याप्त था। उन दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा में कोई शब्द या वाक्य कभी नहीं कहे थे, परंतु उनकी आंखों से जाहिर होता था कि वे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उन दोनों की चाहतों के बीच बहुत बड़ी गहरी खाई थी, जिसे कोई न पार करना चाहता था न पाटना। वह जानती है कि विरार उदार है, भला है, और इसी से उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भी है। हर स्त्री का अपने एक रहस्य होता है, उसका भी था। वह स्वयं बहुत झिझकते हुए उससे रूबरू होता था, क्योंकि उसके नियम उतने संदिग्ध थे जितनी वह स्वयं, जिनमें वह दृढ़ भी थी, और इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक आभा दे दी थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ वह एक दूसरी जिंदगी जी रही थी, उसके साथ संयुक्त और उससे अलग एक ऐसी जिंदगी जिसकी उसे कोई खबर ही न थी। वह विरार की पत्नी अनिका की कल्पना करती है, पर वह पूरी तरह अपरिचित है। वह उसे देखना चाहती है, कैसी है वह चाहती है कि कभी विरार उसका जिक्र करे और उसका फोटो दिखाए, उसके विषय में कुछ कहे, सुने। वह तो कुछ पूछने से रही। एक तीव्र पीड़ा हुई तो उसका ध्यान बटा। उसकी सोच ने उसे पीड़ा क्यों दी। उसकी जिंदगी अपने ढंग से निर्बाध गति से बही जा रही थी। उसमें एक छोटी लहर तब उठने लगी जब अचानक विरार का प्रवेश होता है। विरार का अपना एक विशिष्ट आकर्षण और पहचान है। वह उससे बचती है और ऐसे भागती फिर रही है जैसे उसकी उपस्थिति असह्य हो। निर्णय उसका था। वह उसका उपहास कर सकती है, मुंह फेर सकती है, या फिर उसके बढ़ते हुए हाथ को थाम भी सकती है। शनिवार की शाम को उसका भाई आया था, कल 12 बजे रुदिता के साथ लंच करने। वह नहीं गया क्योंकि उसे रात में घर निकलना था। वह सुनती है, चुप निश्चल बैठी हुई। पहले उसका कंठ अवरुद्ध हुआ, फिर ढेर सारे आंसू आंखों में उमड़ आए। मैं उसके सामने क्या हूं? अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय। वह अपनी पत्नी के साथ लेटा था। उसके साथ रहते हुए भी ऐसा लगता कि वह उसके साथ नहीं है, वह रुदिता के साथ है। वह सोच रहा था कि जब वह 10 महीने पहले उससे बैठक में मिला था, बगल में पत्नी है, सशरीर परंतु अनुपस्थित। वह अपने माता पिता के साथ रहा, अपने बच्चों के साथ खेला, तब वह नहीं थी। वह जब भी घर आता तो जल्दी लौट नहीं पाता था।
इसके बीच रुदिता ने 3 बार उसे बुलवाया, ऑफिस में भी पता करवाया। वहां से पता न चला कि कब वापस आएगा। वह उसे हॉन्ट कर रहा है। कभी कभी उसे लगता कि विरार एक भ्रम है जिसमें वह समाती जा रही है, उससे अलग होना चाहिए। अनिका के पास कहने सुनने की अति साधारण बातें थी जो शायद हर स्त्री अपने पति के साथ करती है। यद्यपि वह कॉलेज में इंग्लिश की प्रवक्ता थी, वह अपनी नौकरी की समस्याएं डिस्कस करता है। वह सुनती है, चुप निश्चल बैठी हुई। उसका उस पर विश्वास एक अतिरिक्त संबल प्रदान करता था। वह घर से यह दृढ़ निश्चय करके निकलता कि वह अपना ट्रांसफर कराकर शीघ्र वापस आएगा। वह इलाहाबाद से 2 हफ्ते भर बाद लौटा। अक्सर वह महीने 2 महीने में घर आ ही जाता है, चाहे 2-4 दिन के लिए ही। वह उसे कभी नहीं बताता था, क्योंकि उससे मिलना उसके रुख और उसकी सुविधा पर निर्भर करता था, जिसमें उसका कोई दखल नहीं था। ट्रेन 5 बजे सुबह ही मुरादाबाद पहुंच गई। संयोग से मकान मालिक जग गए थे। ताला खोलकर वह सीधा बेडरूम में दाखिल हुआ। वह सोना चाहता था, परंतु लेटते ही नींद गायब थी। उसकी जगह रुदिता थी, प्रश्न करती, ऐसे ही निर्विकार भाव से उसे टटोलती। लगता जैसे उसका कोई निकटस्थ आत्मीय खो गया था। वह कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, तब अचानक उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। कोई उसके पास है, बिल्कुल पास बैठा, जिसे वह देख नहीं पा रहा है। वह आंगन पार करता हुआ बाहर ड्राइंग रूम में आ गया, उसे देखने के लिए। एक पल वहां ठहरा, वहां नहीं थी। बालकनी में खड़े होकर उसकी बैठक की ओर निहारने लगा। उसकी बैठक सदैव की तरह बंद थी। वह जानता है कि इन दिनों में उनमें आपस में काफी समझदारी विकसित हो गई थी। एक दूसरे की आवश्यकताओं और कमियों के प्रति सजग हैं, परंतु अपनी नग्नता में असहाय हैं। किंतु शुरू के दिनों में उसने कभी कहा था, जो हर समय उसके जहन में रच बस गया था, आप साधारण नहीं हैं। आप एक मेधावी, जीवंत एवं कोमल फिक्रमंद आदमी हैं। आपका साथ मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। वह उससे तुरंत मिलना चाहता है। 7 बजे सुबह उठकर वह स्नान करता है और बेहद स्मार्ट कपड़े पहनकर उससे मिलने चल पड़ता है। सोच रहा है, इतने दिनों की अनुपस्थिति से अवश्य ही वह बेचैन होगी। उसने दरवाजे की घंटी गनगनाई और पूरा घर चौंक गया। ऊपर छज्जे से उसका भाई झांका। थोड़ी देर बाद गलियारे वाले दरवाजे से भाई निकला। क्या है? उसके स्वर में रोष मिश्रित तेजी थी। रुदिता जी, उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा। अभी नहीं। वह विस्मय से उसे अपलक देखता है। कब? वह अधीर था। वह खुद बताएगी और बुलाएगी, उसने जल्दी से बोला और दरवाजा बंद कर लिया। विरार बैरंग वापस हो आया। वह बालकनी या ड्राइंग रूम में न जाकर सीधे बेडरूम में गया और वैसे ही लेट गया। उसे लगा कि क्या वह उसे जानता है। इस अभेट से उसे यातना मिली थी। अपमान से वह सुर्ख हो आया। थोड़ी देर तक वह तड़पता रहा। बेड में औंधे लेटे लेटे शिथिलता भारी होकर सवार हो गई। वह इतना निश्चल लेटा था कि कुछ देर तक तो उसे पता ही ना चला कि वह सो रहा है या जाग रहा है। वह असमय सो गया। वह सोकर उठा तो देखा दोपहर के 12 बज गए हैं। आज भी ऑफिस नहीं जा पाएगा। भूख से उसके पेट में मरोड़ पड़ रही थी। उसने अपने को दुरुस्त किया। बाहर निकलकर वह जैन भोजनालय में घुस गया। दिन के 4 बज रहे थे। दोपहर खत्म होने को थी, परंतु धूप के अवशेष यदाकदा दिखाई पड़ रहे थे। शीघ्र ही शाम होने वाली है। वह बालकनी में आकर बैठ जाता है। हालांकि वह शाम को 6 बजे से पहले कभी नहीं बैठता, जब धूप पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी होती है और ठंडक उतर आती है। वह उसके संदेश का इंतजार अनमने भाव से कर रहा है। अचानक वह दिख गई। वह रिक्शा से घर आ रही थी, अकेली। खुशी की एक लहर उसे सराबोर कर गई। वह सरपट नीचे लपका। उसके घर में दाखिल होने से पूर्व ही मिल ले। उसके रिक्शे तक पहुंचने के पूर्व ही उसका भाई आ गया था। भाई ने उसे गोद में उठा लिया। वह बिल्कुल एक सफेद कबूतर की मानें तो उसमें सिमट गई। रूदी का सिर उसके कंधे पर था और गोरे चिकने पैर लटक रहे थे, मगर उसकी आंखें
उसे अजीब नजरों से देख रही थीं, जैसे तुम क्यों हो और यह मैं हूं। उसकी डबडबाई आंखों में आग की लपटें थी, निरीह, असक्त। विरार हतप्रभ सा खड़ा रह गया, मूक, स्थिति प्रज्ञ। उसके आश्चर्य की पराकाष्ठा थी। यह भ्रम है या हकीकत? कहीं वह देवा स्वप्न में तो नहीं है? भाई उसे घर के भीतर छोड़कर लौटा तो वह वैसे ही स्तब्ध खड़ा था। जब वह रिक्शे वाले को पैसे देकर लौटने लगा तब उसकी तंद्रा टूटी। क्या हुआ? बीमार है या कोई एक्सीडेंट? वह उससे पूछ उठा। उसकी आवाज दुख से सिक्त और अनहोनी की आशंका से ग्रस्त थी। उसके प्रश्नों की बौछार का उसने बड़े ही संयत ढंग से जवाब दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बचपन से ऐसी ही है। जब वह 10 साल की थी तब से उसके कमर के नीचे का हिस्सा संज्ञा शून्य है। सब तरह से ठीक होने के बावजूद पैर काम नहीं करते। क्या? उसका स्वर धीमा, कोमल और वेदना से लिप्त पुचकार भरा हो आया था। वह हैरान हो गया था। अपने आप को बड़ी ही अजीब स्थिति में खड़ा पाया था। उसकी स्तब्धता टूटने ही वाली थी कि भाई ने फिर कहा, दीदी ऐसी ही हैं। रुदिता चल नहीं पाती? उसने बहुत ही बेतुका प्रश्न उछाल दिया। उसे अफसोस हुआ। चलती नहीं तो क्या, घिसट तो लेती हैं कुछ कदमों तक। उसका स्वर कुछ तिक्त हो आया था। भाई पूरी तरह अनावृत करने में कोई संकोच नहीं कर रहा था। और कुछ? वह हैरान सा वैसे ही दुख में था। अफसोस भी प्रकट नहीं कर पाया। शायद जरूरत भी नहीं थी। वह इसे बड़े ही सहज रूप में ले रहा था। उसे कुछ भी कहना बेमानी था। वह अपने खोल में लौट आया। रात काफी बीत चुकी थी और उसकी आंखों से नींद नदारद थी। सब जगह रात का सन्नाटा था और उसके भीतर भी सन्नाटा व्याप्त था। बेडरूम, आंगन, बालकनी और ड्राइंग रूम के दरमियान टहलते हुए वह सिगरेट पीता, शराब के एक दो घूंट भरते वह कुदरत की बेइंसाफी पर लानत भेजता रहा और अपने भीतर चिड़चिड़ापन भरता रहा। उसे लगा कि वह उससे और भी प्यार करने लगा है और यह महसूस करके उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। उस दिन विरार से अप्रत्याशित असहज भेंट से रुदिता में बेहद चिड़चिड़ापन इकट्ठा हो गया था। उसके ब्यूटी विद ब्रेन के तमगे से वह छुटकारा पाना चाहती थी। असल में उसे कोई संदेह नहीं था कि वह नहीं है, किंतु विरार के झूठ ने उस पर यह आवरण थोप दिया था। अब उसकी नजर साफ हो गई होगी। वह ठीक से खिल भी नहीं पाई थी कि मुरझा गई। उसे पछतावा था उससे संपर्क में आने का। वह छटपटा रही थी। अपनी छटपटाहट में उसके अंदर तक तीव्र विध्वंसक प्रवृत्ति जाग उठी। उसका मन चाह रहा था कि जो कुछ सामने पड़े उसे तहस नहस कर डाले। परंतु विरार उदार है, भला है, वह निर्दोष है। उसने कुछ छिपाया कहाँ था? किंतु अब उससे नहीं मिलना है, ठान लिया। वह पूर्ववत रहेगी। विरार कोशिश करता रहा और असफल होता रहा। वह उससे मिलना चाहता था, कहना चाहता था कि वह उससे आत्मिक प्रेम करता है, किंतु उसने कोई मौका ही नहीं दिया। अंतिम प्रयत्न में विरार बुध बाजार दुकान में उसके भाई से मिला। जब घर में उससे मिलने के सारे प्रयत्न विफल हो गए तब वह काउंटर में बैठा उसे देखकर विस्मित हुए बिना न रह सका। आप? हाँ। कैसे आए? रुदिता से मिलना है, मगर वह नहीं चाहती। उसकी जिद को कोई तोड़ नहीं सकता। माफ करिएगा, जब उससे चाहा तभी आप मिल पाए थे। अब नहीं चाहती तो बेहद मुश्किल है उसे मनाना। उसने बहुत उदासीन भाव से कहा। उसकी जिद के आगे हम सभी बेबस हो जाते हैं। बेचारगी का एक टुकड़ा उसके पिता ने जोड़ दिया। सभी के चेहरे पर बेचारगी उतर आई थी। वह वैसे ही लौट आया। रुदी, तुम बेशक हमें भुला दो, हम तुम्हें नहीं भुला सकते। उसने एक निश्वास भरी। एक तीव्र पीड़ा हुई तो उसका ध्यान बटा। उनकी अप्रत्याशित विनम्रता से वह ठिठक कर रह गया। वह बेबस लौट आया, साथ में तीव्र पीड़ा की अनुभूति भी। अपना ध्यान पीड़ा से हटाने के लिए आज अनिका का ध्यान असफल हो रहा था। वह सिगरेट और शराब के आगोश में चला गया। वह जानता है कि रूदी के अंदर बल का अजब स्रोत है। वह टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है।
उसके भीतर वेदना गहरे तक समाई हुई है। और कोई हो तो अवश्य ही पागल हो जाए। वह उससे न कुछ कहना चाहती है, न सुनना चाहती है, न बीते समय के विषय में, न आने वाले समय जिंदगी के बारे में। वह बुझती हुई रोशनी में तब्दील हो रही थी। उससे बेहतर कौन जान सकता था कि अनहोनी आकस्मिकता कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।